नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे समभारी। तो कल वाले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था समस्थानिक, जिसको हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था और वहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए थे, उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे समभारी क्या होते हैं। तो ये क्लास कल वाले चैप्टर से ही रिलेटेड हो जाएगी। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं है देखी है, तो पहले आपको वही एक क्लास कंप्लीट करनी है, उसके बाद ये वाली क्लास कंप्लीट करनी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो 353 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, कहलाते हैं। तो इनको कहते हैं हम लोग आइसोवार या समभारिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आइसोवार को ही हम लोग कहते हैं समभारिक, जो कि आपका यही चैप्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके आरआरबी जेईई में भी और अन्य एग्जामों में भी यहाँ से पूछे गए थे। तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो समभारी ये क्या होते हैं, हम लोग समझेंगे कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे हम लोग कहते हैं समभारिक। जैसे आपका हो जाएगा आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपके होते हैं समभारिक और सबके द्रव्यमान संख्या यहाँ पे समान दी गई है। तो द्रव्यमान संख्या ये आपकी जो 40 है, यही होती है आपकी द्रव्यमान संख्या। तो इसको हम लोगों ने कल वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था, तो वह आपको क्लास अच्छे से देखनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं इनकी द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी और ये जो परमाणु संख्या है, ये आपकी अलग-अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि समभारिक और समस्थानिक क्या हो सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, ये समान होती है। तो द्रव्यमान संख्या ही आपकी जो उसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, यही होती है आपकी, तो जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या के रूप में भी निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या नहीं दी गई है, लेकिन वह संख्या किससे बनी होती है, उसके अंदर की बातें यहाँ से पूछ दी गई हैं। तो एग्जामिनर आप कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए आपको डीप से डीप क्वेश्चन और उसके फैक्ट आपको तैयार करने हैं। तो इसीलिए हम लोग उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं। जस्ट बाद उसके अगला क्वेश्चन यही आपका पूछ लिया गया कि समभारिक में किसकी संख्या समान होती है। यदि यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता कि द्रव्यमान संख्या, तो ऑप्शन वही करेक्ट हो जाता। तो अलग-अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग-अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को कहते हैं समभारिक। और समभारिकों को या समभारिकों के नाभिक में, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, ये संख्या का योग होता है नाभिकों में। तो समान तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग-अलग होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं समस्थानिकों की प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ से आप इस प्रकार इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे भी पहले हम लोगों ने 79 क्लासें बायोलॉजी की आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने बायोलॉजी की क्लासें कंप्लीट नहीं की हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, हम लोगों ने एक जगह इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो इसी प्रकार ये भी आए हुए क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो कि रेलवे के एग्जाम के ही थे। तो उन क्लासों को भी आप एक-एक या दो-दो करके आप डेली देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएँगी। और बायोलॉजी का सेक्शन ये आपके एग्जाम में बायोलॉजी में ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि जो जीव विज्ञान का चैप्टर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। तो उन क्लासों को भी आपको अटेंड करते रहना है और ये वाली क्लासों को भी अटेंड करते रहना है। इसकी जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो उन्हें हम लोग कहते हैं आइसोवार या समभारिक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इसमें 2 बातें याद रखनी होती हैं कि जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक अलग हो, तो इन्हें हम लोग कहते हैं समभारिक या आइसोवार। और आइसोटोप ये क्या होते हैं, या समस्थानिक, इन्हीं को कहते हैं जिनमें आपकी परमाणु संख्या समान होती है या परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं समस्थानिक, जो कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लाइड्स कहलाते हैं। तो किसमें आपकी द्रव्यमान संख्या समान होती है? तो ये होती है आपकी आइसोबोर में या समभारिक में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो कुछ इस प्रकार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए थे। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए थे एग्जाम में, और आने वाले समय में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ से हमारा 357 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो किसमें आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो इसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु, अणु या आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, और समान प्रोटॉनों की संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन ये कहलाते हैं आपके समस्थानिक। मीन्स जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उनमें उन्हें कहते हैं हम लोग समस्थानिक, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और जिनमें द्रव्यमानों की संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं हम लोग समभारिक। तो ये तीन आपके एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर थे जिनको हम लोगों ने यहाँ से अच्छे से कंप्लीट किया था। तो यही क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आइसो या सम इलेक्ट्रॉनिक से इसी प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है इन्हीं को कहते हैं हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस प्रकार चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम हो जाएगा गैसीय नियम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो इस यहाँ का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग परम शून्य ताप। तो ऑप्शन यहाँ पे वी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट आपका ये भी चैप्टर है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे बने हुए हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग परम शून्य ताप। और आदर्श गैस के समीकरण ये हो जाएगा पीवी बराबर NRT। तो ये होता है आदर्श गैस का समीकरण, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। इसमें T एक परम ताप है। यदि गैस का आयतन शून्य हो जाए तो वहाँ पर गैस का अणु विद्यमान नहीं होगा। अणु के न होने के कारण वहाँ पर कोई आंतरिक आकर्षण या प्रतिकर्षण भी नहीं होगा और ना ही कोई आंतरिक ऊर्जा होगी। हम जानते हैं कि T बराबर होता है F, जहाँ U है ये आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा FU। तो ये होता है आपका, ये भी एक नया फार्मूला, इसको नोट डाउन कर लेना। यदि U बराबर 0 है तो T बराबर भी आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से U का मल्टीप्लाई जब हम लोग F में करेंगे तो ये आपका 0 ही बन जाता है, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या या किसी भी में करेंगे तो वह आपका 0 ही बना देता है। अतः आयतन शून्य होने पर तापमान भी आपका 0 केल्विन होता है, और 0 डिग्री केल्विन तापमान को ही हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायल के नियम के अनुसार। तो वायल का नियम क्या होता है? तो देखिए ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी वैज्ञानिकों के जो नियम दिए गए थे इस चैप्टर में आपके यूज होने वाले हैं, और उन नियम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे उनको भी यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वायल का नियम होता है कि निश्चित ताप पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर स्थिरांक ये हो जाता है। तो यहाँ से यही होता है आपका वायल का नियम। तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट आपका नियम होता है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। तो वायल का नियम ये होता है निश्चित ताप पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। जहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, पी बराबर सी, या इसी को कहते हैं P प्रोपोर्शनल 1/V। जहाँ पे आप यदि दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन आपका कम होगा, यदि आयतन को आप इंक्रीज करेंगे मीन्स बढ़ाएंगे तो दाब आपका डिस्क्रीज हो जाएगा, यह कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो यही होता है आपका वायल का नियम। तो यहाँ से ये जो फार्मूला है इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। और आगे भी आपका एक नियम होता है चार्ल्स का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो साथ ही साथ इसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो चार्ल्स का नियम क्या होता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम शून्य ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला है इसको भी नोट डाउन कर लेना, या जो ये फार्मूला है इसको भी नोट डाउन कर लेना।
जहाँ पे आपका टी है ये परम शून्य ताप है और वी ये होता है आपका आयतन। तो आप जानते हैं कि जब जब भी हम लोग ये समानुपाती का चिन्ह ये हटाते हैं, तब आपका एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, सी ए के जेड, जो भी आप ये अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कांस्टेंट की जगह आपका यही आता है। जब भी चिन्ह इसको हटाते हैं जब, तो ये एक कांस्टेंट आता है। तो इस प्रकार आप ये वाला फार्मूला इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो ये होता है आपका चार्ल्स का नियम। साथ ही साथ हम लोगों ने 2 नियम यहाँ पे कवर कर लिए। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये होता है आपका वायल का नियम। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी जेई में यहाँ से पूछा गया था 2019 में जो एग्जाम हुआ था। तो दोबारा भी हम लोग यहाँ से इसको रिपीट कर देंगे कि वायल का नियम क्या होता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ पे ये फार्मूला आपने नोट डाउन किया था। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको फार्मूले हैं इनको नोट डाउन जरूर करते रहना, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं जो कि न्यूमेरिकल के रूप में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 361 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है कि जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान होगा। तो अंतिम तापमान यहाँ पे बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें ये हो जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है इसको किस प्रकार हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, और इसके लिए आपको फार्मूले जरूर आने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। जैसे यहाँ पे T1 दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस 27 डिग्री यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। तो T2 का मान T1 का मान केल्विन में हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। वहीं आपका पूछा गया है T2 का मान पूछा गया, और V1 बराबर ये दिया गया है V, तथा V2 बराबर हो जाएगा 2V के। तो जो दाब का नियम होता है ये जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, इसी का यूज़ करके यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार देख सकते हैं, जब भी हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका T2 का मान 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए आपको फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। तो ये होता है आपकी आदर्श गैस के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो PV बराबर nRT, ये भी आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो अभिलाक्षणिक गैस का समीकरण ये होता है PV बराबर nRT, जहाँ पे n आपका होता है कांस्टेंट। तो ये आदर्श गैस के लिए सही प्रकार लागू होता है। और अभिलाक्षणिक गैस समीकरण ये है कि आदर्श गैस के स्थिर द्रव्यमान के लिए होता है, जहाँ पे ये फार्मूला इसका हो जाएगा। वहीं जब वायल व चार्ल्स के नियम के संयुक्त करते हैं तो गैस का ये समीकरण प्राप्त होता है। तो ये किसका मिश्रण होता है, वायल का और प्लस चार्ल्स के नियम का। तो यहाँ से यदि आपको वायल का नियम और चार्ल्स का नियम आता है तो वहाँ पे आप जो ये गैस का समीकरण इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये एक दूसरे के चैप्टर रिलेटेड रहते हैं, इसीलिए आपको कंटिन्यू रहना होता है कि तभी आपको पीछे वाले से रिलेट करके आगे वाला अच्छे से याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि 27 डिग्री तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है कि जब तक कि इसका आयतन दोगुना ना हो जाए। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले डिस्कस किया था और ये रेलवे के द्वारा रिपीट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है और हु बहु विथ डाटा यही रिपीट करती है। तो इसीलिए ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आगे जो होने वाले एग्जाम है वहाँ पे यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कम समय में आपको सीधे सीधे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे कोई नहीं कराएगा। तो इसीलिए आपको कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप और बच्चों से ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वायल का नियम यह भी गैस से रिलेटेड होता है, चार्ल्स का नियम, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण या इनको ऐड कर देते हैं तब गैस का समीकरण में प्राप्त होता है। तो ये तो दोनों जरूर हो जाएंगे। वहीं आवोगाद्रो का नियम ये भी होता है, लेकिन आपका जो जूल का नियम है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका इस प्रकार हो जाएगा, वी करेक्ट हो जाएगा। तो जूल का नियम क्या होता है हम लोग यहाँ से समझेंगे
कि जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम लोग कहते हैं जूल का नियम। और ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक ये होता है जूल। तो इसको आप वन लाइनर में नोट डाउन कर लेना, जबकि अन्य नियम गैस से संबंधित आपके हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होगा। तो ये नहीं होगी आपकी मेथी पाउडर, ये आपका विसरित नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो सन 1883 में ग्राहम ने गैसों के विसरण की गति का नियम प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाए कि गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था, तो ये दिया था कि ग्राहम ने, एक वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो इनको वन लाइनर में अपनी भाषा में नोट डाउन कर लेना। और इस नियम के अनुसार कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यदि दो गैसों के आपेक्षिक घनत्व D1 व D2 हों तो उनके विसरण वेग क्रमशः हो जाएंगे R1 और R2। तो इस प्रकार ये जो फार्मूला है इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये फार्मूला आपको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसीलिए ये फार्मूले नोट डाउन कर लेने हैं। हमने आपको बताया इस चैप्टर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट नियम होंगे वो सारे नियम यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही है आपका इसी नियम पे आधारित जो भी आपके नियम होंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि विवरण विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पे निर्भर करती है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे सही क्या हो जाएगा। तो ग्राहम के विसरण का नियम होता है कि किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात गैस के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर करती है? कणों के द्रव्यमान पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है। तो ये होता है आपका संपीड़ितता। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो गैस का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। सबसे पहले पॉइंट आपको यही नोट डाउन कर लेना है कि गैस का ना तो कोई आकार होता है और ना ही आयतन होता है। सामान्य वायुमंडल दाब पर ये किसी गैस के द्रव्यंक कमरे के तापमान से कम होते हैं और गैसों में संपीड़ितता बहुत अधिक होती है जो उन्हें सुवाह्य बनाती है। संपीड़ितता मीन्स होती है उनमें हम लोग जब भी दाब डालेंगे तो ये आपकी अधिक मात्रा में इधर उधर फैलती रहती है, यही होती है उनकी खासियत। तो इसीलिए गैस से जब भी आपकी लीकेज होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर वह फैल जाती है और जल्दी से तीव्रता से ये फैलती है। तो यही कारण होता है वह अच्छे से इधर उधर फैल पाती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो ये हो जाएगा CO+H2 मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के योग पर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो दो या दो से अधिक गैसों जैसे या जो निश्चित ताप पर व निश्चित दाब पर एक बंद पात्र में रखी हों परंतु उनके कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो तब उनका कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहलाता है। माना किसी गैस का मिश्रण का कुल दाब P तथा उस पे उपस्थित गैसों के दाब P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn तक हैं, तब डाल्टन के नियम के आंशिक के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, P बराबर इनका योग ही आपका होता है। तो यही होता है आपके डाल्टन के नियम। तो यहाँ से देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पर योग पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये होती है आपकी दाब के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको बताना है कौन सा नियम हो जाएगा कि गैस दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि एक आइडियल गैस का 4 ग्राम और 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर 5.6 मीटर क्यूब का परिणाम यानी वैक्यूम प्राप्त करता है तो उसका आणविक भार क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका लगेगा जो गैस के समीकरण था वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें ये हो जाएगा आपका 16।
तो किस प्रकार यहाँ पे निकलेगा हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले यही आपको जानना होगा कि गैस के समीकरण का नियम क्या होता है और इसका समीकरण क्या होता है, मीन्स उसका फार्मूला क्या होता है। तो जो हम लोगों ने पिछली जो क्वेश्चन था उसमें कहा था कि इसको नोट डाउन कर लेना, तो यही आपका फार्मूला है। तो इसी पे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जहाँ से आप वो देख सकते हैं आपका पी का मान दिया गया था और वी का भी मान दिया गया है, आर का मान दिया गया है और टी का मान दिया गया है। तो जो यहाँ पे एन है ये आपका पूछा गया है और एन यहाँ पे क्या है कि पूछा गया है कि आणविक भार क्या होगा। तो एन आपका क्या होता है, ये होता है आपका आणविक भार। तो इस प्रकार हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर 16। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं इनको आप नोट डाउन जरूर किया करें, क्योंकि ये जब न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तब आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये वाला नियम हम लोग अभी पिछले क्वेश्चनों में इसको डिस्कस किए थे, ये आपको बताना है क्या इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देते हैं आपको मैक्सिमम 5 सेकंड, ये बताना है सोच के। तो यहाँ से हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा वायल का नियम होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, और यही नियम है जो घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में एनटीपीसी में आपका पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपके पूछे ही जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो वायल का नियम क्या होता है ये हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें ये जो फार्मूला है इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही फार्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम लोग कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जो नियम थे और ये जो चैप्टर थे इंपॉर्टेंट, इनको भी आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आगे जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा इन्हीं से रिलेटेड आपका वह चैप्टर होगा। तो 25 क्वेश्चन थे और 25 प्लस ही क्वेश्चन थे, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट भी फैक्ट जोड़ें तो ये प्लस ही हो जाते हैं, तो जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कई दोस्त हैं हमारे जो वीडियो तो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा मत किया करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट रखता है। कंटेंट में आपको दम लगती हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इसलिए आपको लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कंटेंट कैसा लगता है। चलिए मिलेंगे हम लोग कल वाली क्लास में। जय हिंद।